सो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो नेक्स्ट जिसमें हम हार्डवेयर फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन जिस पे अभी हम बात कर रहे हैं, उसका हमारे उसी सिलसिले का पार्ट 2 है, जिसमें हमने मज़ीद कुछ डिवाइसेस और मज़ीद कुछ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस के ऊपर जो है वो हम डिस्कस करेंगे आज। और आपको बहुत इंटरेस्टिंग सी कुछ चीज़ें भी नज़र आएंगी कि टेक्नोलॉजी जो है वो कितनी ग्रो कर चुकी है। और मगर उससे पहले आज की अच्छी बात, ये भी डॉक्टर बिलाल फिलिप्स की पोस्ट है कि सिंसियरिटी इज एसेंस ऑफ फेथ। कि सिंसियरिटी जो है ना वो हमारे ईमान का एक एसेंशियल पार्ट है। ठीक है, फॉर इट टू बी रियल फेथ इट शुड बी सिंसियर। कि अगर आप अपना ईमान जो है ना वो पुख्ता करना चाहते हैं तो फिर सिंसियरिटी जो है ना आपने हर मामले में दिखानी है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो सिंसियरिटी है यानी मुखलिसपन जो होता है या ऑनेस्टी जो है वो आपने अपने हर मामले में रखनी है। मैं तो कहती हूँ अगर दुश्मनी भी कर रहे हैं ना किसी से तो वो भी इतनी ऑनेस्टी से करें कि आपका जो दुश्मन है ना वो भी आपके जो है ना वो कलमे पड़े कि हाँ यार कोई बंदा हो, ऑनेस्ट हो, तो ऐसा हो कि आप अपने हर मामले में सिंसियर हो। जैसे आगे डिस्कशन में भी लिखा हुआ है कि वी शुड ट्राई टू वर्क ऑन और सिंसियरिटी विद एवरीथिंग वी डू। जिंदगी का जो भी कोई भी मामला है उसमें आपने अपने हिस्से की ईमानदारी, अपने हिस्से की सिंसियरिटी, फेथफुलनेस, इसका ख्याल रखना है। ठीक है, या तो वही बात है कि या तो करें तो पूरा ईमानदारी से करें, नहीं तो ना करें। अब इसमें मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स आते हैं ज़िंदगी के। अब चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे वो आपकी पढ़ाई है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो आपकी इबादत है, हर चीज़ को ना अपनी ना मतलब कह लें इबादत समझ के करें। क्यों? उसकी वजह ये है कि हम में से हर एक इंसान ने, जो मैं आपको कहती हूँ हमेशा, कि अपने उसका ना जो हम अमल कर रहे हैं, जो भी अमल कर रहे हैं, जो दुनियावी लेन-देन कर रहे हैं या अपने दोस्तों के साथ हमारे मामलात हैं या जो भी, उस चीज़ का हमने जवाब देना है। बीइंग अ स्टूडेंट आप भी जवाब दें अल्लाह को कि आपने जो है वो कितनी सिंसियरिटी से पढ़ा है। बीइंग अ टीचर मैं भी जवाब दूँ कि मैंने कितनी ऑनेस्टी से आपको जो है वो पढ़ाया है। तो हर एक बंदा जो है ना अपनी कैपेसिटी में जो है ना अपने परवरदिगार को जो है ना वो जवाब दे है। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने तमाम मामलात में सिंसियरिटी का, ऑनेस्टी का और फेथफुलनेस का जो है ना वो हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। डिस्प्ले डिवाइसेस के ऊपर बात करेंगे आज, जिसमें हमारे पास बिट मैप स्क्रीन्स हैं, सीआरटीज एंड एलसीडीज, लार्ज डिस्प्लेज, डिजिटल पेपर्स, बारी बारी इनके ऊपर बात करते हैं। और इस लेक्चर के एंड में मैंने जो है कुछ इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियोस के लिंक्स जो हैं वो मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं। तो वो आप लोगों ने जो है ना वो लेक्चर के साथ जो है ना आपने उनको जो है वो एक्सप्लोर करना है एंड यू विल इंजॉय डेफिनेटली। जो बिट मैप डिस्प्लेज हैं, वेक्टर डिस्प्लेज होते हैं और बिट मैप डिस्प्लेज होते हैं। जो बिट मैप डिस्प्लेज है वो आपको अंदाज़ा होगा कि जो भी डिस्प्ले के ऊपर जो भी आपके पास इमेज होता है वो बिट्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, और इस तरह से आपके सामने पिक्सल्स होते हैं और कलर डॉट्स होते हैं और ढेर सारे पिक्सल्स होते हैं किसी भी स्क्रीन के ऊपर। अगर आप उसको बहुत जूम इन करके देखें तो अक्सर आप कहते हैं जी हमारा जो है ना इमेज जो है वो डिस्टर्ब हो गया। तो वो आपको क्या लगता है कि वो देखें आप उसको बहुत ज़्यादा ज़ूम इन करके तो आपको पता चलेगा कि ब्लॉक्स ब्लॉक्स छोटे-छोटे पिक्सेल्स 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 होते हैं, जो कि मिल के जो है वो क्या बना रहे होते हैं, कोई भी इमेज बना रहे होते हैं, स्क्रीन के ऊपर कोई भी डिस्प्ले बना रहे होते हैं। और इन्हीं डिस्प्ले, इन्हीं बिट्स, इन्हीं पिक्सेल्स की कॉम्बिनेशन से आपके पास मुख्तलिफ जो है ना वो इमेजेस या टेक्स्ट या जो भी इंटरफेस है वो आपके सामने जो है आपको नज़र आता है। जैसे ये रेज़ोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है कि रेज़ोल्यूशन क्या है कि नंबर ऑफ पिक्सेल्स ऑन द स्क्रीन। ठीक है, कि कितने स्क्रीन के ऊपर ना कितने पिक्सेल्स हैं, यानी कि आपका ये जो विड्थ एंड हाइट है, नंबर ऑफ पिक्सेल्स यानी कि आपकी हॉरिजॉन्टली कितने हैं और वर्टिकली कितने हैं। नॉर्मली जो आप देख रहे होते हैं एसवीजीए में ये मतलब 1024 इंटू 768, और आप अपने अक्सर ये डिस्प्ले के ऊपर आप इसको जो है ना पिक्सेल्स को आप चेंज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो डेस्कटॉप की रेजोल्यूशन है वो चेंज हो रही होती है। तो वो यही चीज़ होती है। एंड डेंसिटी ऑफ पिक्सेल्स, वही बात है कि आप इसको किस तरह मैयर करते हैं कि अगर आप 1 इंच लें ना स्क्रीन के ऊपर,
तो उसके अंदर कितने डॉट्स या कितने पिक्सेल्स हैं उस एक इंच में, जिसको हम क्या कहते हैं, डीपीआई, डॉट्स पर इंच। ये एक यूनिट है जिससे आप मेजर करते हैं कि जितने डॉट्स पर इंच होते हैं उतना ही रेजोल्यूशन हमारा जो है वो उतना ही पिक्चर उतनी ही क्लियर, उतनी ही क्रिस्प और उतनी ही विजिबल किस्म की अच्छी शार्प किस्म की आपको जो है ना इमेज या किसी डिस्प्ले के ऊपर जो भी कोई चीज़ आप देख रहे हैं वो आपको बहुत मतलब क्लियर आपको जो है ना उसका एक नज़र आता है, इमेज क्लियर नज़र आता है अगर आपके डीपीआई जो है ना वो जितना अच्छा डीपीआई होगा। नॉर्मली आपका 72 टू 96 डीपीआई जो है ना वो नॉर्मली एक स्टैंडर्ड यूज किया जाता है। एंड एस्पेक्ट रेशो भी वही बात है कि इट्स अ रेशो बिटवीन विड्थ एंड हाइट में आपकी स्क्रीन डिवाइडेड होती है। एंड इट्स अ रेशो, एस्पेक्ट रेशो 4:3 फॉर मोर स्क्रीन एंड 16:9 फॉर वाइड स्क्रीन। ठीक है, कि अगर आप नॉर्मल एक मोस्ट स्क्रीन देखें तो 4:3 होती हैं। जो वाइड स्क्रीन होती हैं, जो टीवी स्क्रीन होती हैं, उसमें आपने देखा होगा कि जो आपकी विड्थ है वो ज़्यादा होती है एंड हाइट थोड़ी कम होती है। अगर आप अपने ये जो आपके घर में एलईडीज एलसीडीज लगे हुए हैं तो आप देखें उसमें इसी तरह का होता है कि विड्थ ज़्यादा होती है और हाइट जो है वो कम होती है। दैट इज एस्पेक्ट रेशियो एक्चुअली। देन कलर डेप्थ। कलर डेप्थ की जो सिचुएशन है, स्टोरी है, वो मैं थोड़ा सा अगर आपको याद कराऊं तो आपको याद होगा कि आप जो है वो बिट्स पढ़ते होते थे, बाइट्स पढ़ते होते थे। ठीक है, बाइट्स बाइट्स जो हैं वो एक बाइट जो है वो 8 बिट्स से मिलके बनी हुई है, 8 बिट्स। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि कलर डेप्थ और सिस्टम कौन सा यूज किया जा रहा है। जितना बिट्स जो हैं वो ज्यादा होती हैं किसी भी डिस्प्ले के अंदर पिक्सेल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, उतना ही हमारे पास कलर्स की शार्पनेस का मार्जिन ज़्यादा होता है और उतनी ही हमारे पास कलर का जो पैलेट है उसकी रेंज बढ़ती चली जाती है। ठीक है, जैसे आपको याद होगा कि जब आपने ये डिजिट सॉरी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आपने सीखी तो हम क्या करते थे, यहाँ पे अब आपके पास बिट्स होती थी, यहाँ पे आप बिट्स लिख लेते थे, यानी कि 8 बिट्स है या 24 बिट्स है या जो भी आपके पास 8 बिट्स से अगर एक बाइट बनी हुई है तो आप क्या करते थे, यहाँ पे इसके ऊपर 1 के ऊपर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो अगर 8 बिट्स हैं यहाँ पे, तो इसका क्या मतलब है कि टोटल जो अपने अंदर वो स्टोर कर सकता है वो 255, कह लें कि 255 की वैल्यू है जो अपने अंदर स्टोर कर सकता है। इसका मतलब है कि 0 से लेके 255 तक, यानी कि 256, 2 टू द पावर रेज 8 कलर्स जो हैं वो 8 बिट्स वाले पैटर्न में अपने अंदर जो है वो आपके पास मार्जिन है कि आप 256 कलर का जो पैलेट है वो आप अपने जो डिस्प्ले है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे जो है वो 8 बिट्स का पैटर्न है, तो इसका क्या मतलब है कि 256 कलर्स जो है ना वो आपके पैलेट के थ्रू पिक्सल्स जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। जबकि अगर आप मजीद जो कह लें कि जो मिच्योर किस्म के या मजीद जो टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूव जो पिक्सल्स और डिस्प्लेस आ रहे हैं, कलर डेप्थ जिनकी ज़्यादा है, उसमें RGB कलर्स, यानी कि आपको पता है जो बेसिक फंडामेंटल कलर्स हैं जिससे जिनके मिक्स एंड मैच से उनकी ह्यू, उनकी इंटेंसिटी, उसको ब्राइटनेस को बढ़ा के आप मुख्तलिफ कलर्स क्रिएट कर सकते हैं। हर एक जो बेसिक फंडामेंटल कलर है, ब्लू, ग्रीन, रेड, ये ओवरऑल कलर्स के लिए नहीं, अब ब्लू के लिए अपनी 8 बिट्स हैं, ग्रीन के लिए अपनी 8 बिट्स हैं और रेड के लिए अपनी 8 बिट्स हैं। तो इसका क्या मतलब है कि वहां पे 8 बिट्स थी, यहाँ पे 24 बिट्स हैं। तो अब हम अंदाजा लगा लें, वहां पे 256 कलर है तो यहाँ पे तो मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ पैलेट्स से जो है ना आप मल्टीपल कलर्स जो है ना वो आप क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल कलर्स जो है ना पिक्सल्स उसको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कलर की शार्पनेस और 8 बिट वाले पैटर्न में कलर की शार्पनेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। इसी वजह से आपको जो है ना वो जो 24 बिट डिस्प्ले वाले जो आपके पिक्सल्स होते हैं उसमें आपको कलर और इमेज और मूवी का जो डिस्प्ले है वो ज़्यादा आपको ज़बरदस्त किस्म की आपको जो है ना इमेज नज़र आता है, मूवी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आपको नज़र आते हैं। उसके पीछे यही साइंस होती है। और जो ब्लैक एंड व्हाइट होते थे उसमें क्या होता था, वो 0 एंड 1 या है या नहीं है, तो वो फिर वो आपको पता है कि बस ब्लैक एंड व्हाइट वाली वो एक स्क्रीन होती होती थी और उसमें जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसके अंदर इसी किस्म का 0 1 के अंदर जो है ना वो काम चल रहा होता था। अब आते हैं एक और कॉन्सेप्ट, जैगिंग एंड जैगीज एंड एंटी एलियासिंग।
अब होता क्या है, जैगीज़ और एंटी एलियासिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप बनाते हैं अपने पास कह लें कि जब आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, पिक्सल क्या होता है, पिक्सल को आप इमेजिन करें एक स्क्वायर होता है, ठीक है? पिक्सल एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर। अब अगर आपने स्क्रीन के ऊपर सीधी लाइन देखी, ये तो डायगोनल लाइंस है ना, इन दोनों को भी छोड़ दें। अगर सीधी लाइन है, तो क्या होता है कि पिक्सेल्स वो सीधी लाइन को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एक के बाद एक पिक्सल, दूसरा पिक्सल, तीसरा पिक्सल, चौथा पिक्सल, जैसे ईंटें एक दूसरे के ऊपर पड़ी होती हैं ना, एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट, दूसरी ईंट के ऊपर तीसरी ईंट, तो वो एक लाइन, तो वो आप एक ईंट को एक वो कंसीडर करें ना एक पिक्सल, तो वो सीधी लाइन में ना वो पिक्सल एडजस्ट होते हैं। मगर वो आपको सीधी लाइन क्यों नजर आ रही होती है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ एडजस्टेड होते हैं। मगर और अगर इसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं तब भी वो पिक्सेल्स, वो ईंटें, आप पहले ईंटों के ऊपर ईंट रखी हुई थी, अब ईंट के साथ ईंट रखी हुई है, तो पिक्सल को मैं ईंट कह रही हूँ, तो वो साथ साथ ऐसे पड़े होते हैं, आपको इल्यूजन ऐसे आ रहा है तो जैसे अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। प्रॉब्लम वहां आता है जहां पे आपने अगर इस तरह ये डायगोनल लाइन लगानी हो, यानी कि टिल्ट लाइन लगानी हो, तो आप खुद सोचें अगर ईंट से आपने टिल्ट लाइन लगानी हो, तो ये देखें अगर ईंट के साथ ईंट अब यूं जोड़ेंगे, तो ये जब आप इसको डिस्प्ले पे देखेंगे तो आपको यहाँ वाले एरियाज पे, ये देखें ये वाला एरिया, ये जो एक ये वाला खाली एरिया और ये जो कॉर्नर है, ये आपको क्रिस्प नजर आएगा। आपको ये जो लाइन है स्मूथ लाइन नजर नहीं आएगी, यहाँ पे भी आपको एक गैप नजर आएगा, और ये जो एजेस है यहाँ पे भी आपको कॉर्नर्स नजर आएंगे। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को कहते हैं आप जैगीज, ठीक है? Diagonal lines that have discontinuities in due to horizontal raster scan process, ठीक है? ये जो जैगीज बनते हैं, ये यहाँ पे ये जो क्रिस्प, सॉरी, ये जो बैग से बने हुए हैं, ये जो कॉर्नर्स आपको नजर आए, these are जैगीज। अब इस जैगीज को कवर करने के लिए कॉन्सेप्ट, जो एक टेक्निक यूज की जाती है डिस्प्ले के अंदर, उसको कहते हैं हम एंटी एलियासिंग। वो क्या करते हैं कि ये जो खड्डे हैं, इसे कह लें आप अगर लोकल जुबान में, ये जो खड्डे हैं और ये जो आपके जैगीज बने हुए हैं डिस्प्ले के अंदर, इन्हीं से मिलते जुलते कलर से ना इन ये जो स्पेसेस है ना, इनको कवर कर दिया जाता है। जैसे ये दूसरे इमेज में देखें, यहाँ पे उनको उसी शेड से जो है ना वो कवर कर दिया गया है, तो वो इससे ऐसी इल्यूजन क्रिएट होती है कि इट्स अ स्ट्रेट लाइन नाउ, यानी कि अब ये जो है ये एक जो टिल्ट लाइन है, या अब ये उसके अंदर जो है ना वो जैगीज नहीं है, इट्स अ स्मूथ लाइन, ठीक है? तो ये टेक्स्ट के लिए भी यूज की जाती है ये वाली टेक्निक। देन हियर कम्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कैथोड रे ट्यूब टेक्नोलॉजी। आपको पता है कि पहले जो डिस्प्लेज या पहले जो स्क्रीन्स आती होती थी, अब तो आपके पास एलईडीज एलसीडीज आ रहे हैं ना, उसमें उसका वो पीछे लंबा सा एक लंबूतरा सा पीछे वाला पार्ट नहीं होता, वो एक स्क्रीन, स्ट्रेट स्क्रीन्स होती हैं। मगर आपको याद होगा कि पुराने टीवीज और पुराने जो डेस्कटॉप्स आते होते थे, उसमें वो एक लंबा पीछे से जो है ना वो एक उसका जैसे कहने के निकला हुआ होता था एक पूरा बॉडी सी। उसके अंदर जो टेक्निक यूज होती थी वो होती थी इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम, जो है ना कैथोड रे ट्यूब की टेक्निक यूज होती थी। उसमें होता क्या था कि आपके जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉन गन से जो है वो, ये जो आपका सामने मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो ये बीच वाला पार्ट है जो एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ इलेक्ट्रॉन गन से जो है ना इलेक्ट्रॉन्स फायर होते थे यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। और ये जो फ्रंट वाली स्क्रीन है ना, ये फास्फोरस कोटेड स्क्रीन होती थी, यानी कि इस स्क्रीन के ऊपर पीछे ना फास्फोरस जो होता था वो कोट पेंट किया होता था। अब होता क्या था कि जब ये इलेक्ट्रॉन गन जो है इस मैग्नेटिक फील्ड को के ऊपर डायरेक्ट की जाती थी, तो वहां से जो है वो जो कोटेड स्क्रीन थी उसके ऊपर जब फायर होता था, तो वो क्या होता था, वो जो फास्फोरस कोटेड स्क्रीन है वो ग्लो करती थी, और उससे जो है ना हमें वो टीवी और मॉनिटर से जो इमेज होता था वो हमें नजर आता था। अब ये जो कैथोड रे ट्यूब है, ये इसमें जो है ना एमिट होती थी लाइट, यानी कि वो जो इलेक्ट्रॉन से जो एक लाइट प्रोड्यूस हुई है ना, या जो इमेज प्रोड्यूस हुआ है, उससे जो वो लाइट थी वो एमिट होके बाहर आती थी, जिसकी वजह से वो हमारी आंखों के लिए वो इतना सूदिंग नहीं था, ठीक है? ये काफ़ी हेल्थ हैज़र्ड्स हैं कैथोड रे ट्यूब के, इतने बहुत ज़्यादा जो है ना एमिट करता था इलेक्ट्रॉनिक फील्ड को, जिसकी वजह से जो है ना उसकी इंटेंसिटी जो है ना आँखों के लिए जो है वो बहुत जो है ना वो ख़तरनाक थी, और इसके पीछे काफ़ी इसकी साइंस, अगर इसके पीछे जाएँगे तो फिर हमारा काफ़ी लेक्चर का टाइम वेस्ट हो जाएगा, और ये काफ़ी जो है ना हैज़र्डियस कंसीडर किया जाता था अपनी इस टेक्नोलॉजी की वजह से। और आपको पता है फिर जूँ-जूँ रिपोर्ट होते हैं प्रॉब्लम्स, तो वो टेक्नोलॉजिकली उसको इम्प्रूव किया जाता है, जो भी हमारी रिसर्च होती है उसको।
उसमें और भी प्लस ये था कि इसमें हिंट्स जो हिंट्स दिए जाते थे या कह लें कि इसमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स दिए जाते थे वो यही कि स्क्रीन के बहुत क्लोज ना बैठें, वो छोटे फ़ॉन्ट ना जो है वो यूज़ करें, ठीक है? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्क्रीन को मत देखें, ब्रेक लें, ठीक है? और प्लस ये कि डू नॉट प्लेस द स्क्रीन डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ अ ब्राइट विंडो और प्लस ये कि जो मतलब प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, उनके लिए भी जो है वो ये काफ़ी ठीक नहीं था, उनकी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता था। तो मतलब ये कह लें कि हेल्थ इश्यूज़ इसके साथ जो थे वो काफ़ी रिपोर्ट हो रहे थे। जो कैथोड रे ट्यूब की टेक्नोलॉजी थी। अब इस टेक्नोलॉजी के बाद आई एलसीडी जो अभी नॉर्मली हमारे घरों में हमारे कंप्यूटर्स जो हैं वो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। इसमें ये रेडिएशन वाला प्रॉब्लम नहीं था। स्मॉल थी, कॉम्पैक्ट थी, लाइटर थी, स्लिम थी। नॉर्मली ये नोटबुक्स में, पीडीएज़ में, पोर्टेबल डिवाइसेज़ जितनी आपके लैपटॉप्स, आपके डेस्कटॉप्स, इवन होम टीवीज़ के अंदर ये वाली जो है टेक्नोलॉजी जो है वो ये यूज़ की जाती है, ठीक है? प्लस ये कि आल्सो यूज़ इन डेडिकेटेड डिस्प्लेज़, डिजिटल वॉचेज़ में, मोबाइल फ़ोन्स में, हाई-फाई कंट्रोल्स में। अब इसमें क्या होता है, इसमें होती हैं 2 प्लेटें, ठीक है? एक टॉप प्लेट और एक बॉटम प्लेट। क्या होता है कि जो ल लाइट है वो टॉप प्लेट से जो है वो ट्रांसफ़र होती है और बीच में जो है ना एक लिक्विड क्रिस्टलिन किस्म का जो है ना वो लेयर होती है। और उस लेयर से जो है ना वो बॉटम प्लेट तक जो है ना वो आपकी जो लाइट है वो ट्रैवल करती है। यहाँ पे जो है ना एमिट नहीं होती, लाइट एमिट नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है कि लाइट जो है ना वो रिफ्लेक्ट होती है। इसलिए वो एमिट नहीं होती, इसका क्या मतलब है कि स्क्रीन से जो है ना वो बाहर नहीं आती लाइट, वो रिफ्लेक्ट होती है। तो वो इस वजह से जब वो बाहर नहीं आती तो वो हमारी आँखों के ऊपर जो है ना वो कम से कम स्ट्रेन जो है ना प्रोड्यूस करती है। इसलिए एज़ कंपेयर टू जो कैथोड रे ट्यूब वाली टेक्नोलॉजी थी उसकी निस्बत जो हमारा ये एलसीडीज़ वाली है ये बहुत सेफ कंसीडर की जाती है। अब लार्ज डिस्प्लेज़ में आपके पास जो है वो काफ़ी सारे जो हैं वो आते हैं इसके ऊपर के मतलब जैसे आप कह लें कि जो प्लाज़्मा टीवी जो बड़े टीवीज़ होते हैं, वाइड स्क्रीन्स होती हैं, ठीक है? वीडियो वॉल्स ये क्या होता है कि इसमें छोटी-छोटी स्क्रीन्स को पूरी वॉल के ऊपर अगर अक्सर आपने देखा होगा कि छोटी-छोटी स्क्रीन्स के ऊपर जो है वो एक-एक जो है ना पोर्शन ऑफ डिस्प्ले आ रहा होता है और उसको जब इकट्ठा आप मिलाते हैं, तो वो एक बड़ा जो है ना वो एक पूरा इमेज जो है ना वो पूरी स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। ये इसको हम कहते हैं वीडियो वॉल्स, ठीक है? एंड देन प्रोजेक्टेड वो आपको पता है कि जो प्रोजेक्टेड विंडोज़ होती हैं, प्रोजेक्टर्स फ्रंट एंड और बैक वाला इसमें क्या होता है कि ये जो हम प्रोजेक्टर्स क्लास में यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है उसमें आपके सामने एक प्रोजेक्टर होता है और एक सामने स्क्रीन होती है, एक जो शीट होती है उसको नीचे करके प्रोजेक्टर उसके ऊपर थ्रो करता है जो है ना डिस्प्ले। और उसका प्रॉब्लम क्या होता है कभी आपने देखा हो कि उसके सामने अगर इंस्ट्रक्टर आ जाए तो पीछे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पीछे सारा जो है ना वो उस शेड की वजह से छुप जाता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो है ना वो बैक प्रोजेक्टेड जो है ना वो एक टेक्नोलॉजी आई कि पीछे भी जो है ना वो प्रोजेक्टर लगा और एक फ्रॉस्टेड ग्लास शीट होती है आगे जो कि उसके डिस्प्ले के लिए जो है ना यूज़ कर रहे होते हैं जिससे वो जो आपका एक शेडो पड़ के आपका जो पीछे डिस्प्ले है वो जो गायब हो जाता है वो प्रॉब्लम जो है ना इस टेक्नोलॉजी से सॉल्व हो जाती है। देन सिचुएटेड डिस्प्लेज़ ये भी अक्सर आपने देखा होगा कि ये पब्लिक प्लेसेस पे ये अक्सर लगा होता है, आपने अक्सर सिनेमा हॉल्स में लगा होता है। यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट आना शुरू है, बाहर के मुल्कों में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि अक्सर ट्रैफ़िक के लिए जो है वो पब्लिक डिस्प्लेज़ पे जो है वो डिस्प्लेज़ लगे हुए होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि अभी यहाँ पे भी सदर में भी एक उन्होंने डिस्प्ले जो है वो लगाया है चौक में जिसमें आपको मुख्तलिफ वहाँ पे जो है ना वो एडवर्टाइज़मेंट्स नज़र आ रही होती हैं और मुख्तलिफ ट्रैफ़िक सिचुएशंस नज़र आ रही होती हैं। और कुछ ऐसे होते हैं आपके कि जो आपके डिस्प्लेस जो हैं वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ वन वे है जस्ट इन्फॉर्मेशन आपकी जो है ना वो नज़र आ रही होती है और कुछ ऐसे होते हैं जो इंटरैक्टिव होते हैं। शायद आपको याद हो जब हम अपने कैंपस में थे तो कैंपस में जो है ना वो एक उन्होंने स्क्रीन फिक्स की थी लाइब्रेरी के बाहर कि वहाँ पे जो है ना आप बाकायदा इंटरैक्ट करके जो है आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं कि बुक्स से रिलेटेड या कोई भी। और एक और इंटरैक्टिव की बड़ी मिसाल आपकी ये जो एटीएम मशीन के जो आपके टच सेंसिटिव स्क्रीन्स हैं अगर जगहों पे बटन सिस्टम है मगर बाज़ जगह पे टच सेंसिटिव एटीएम मशीन्स भी इंस्टॉल्ड हैं कि वहाँ पे आप टच करके उनको जो है आप अपनी ट्रांज़ैक्शंस जो है वो परफ़ॉर्म कर सकते हैं। ठीक है? तो अब डिपेंड करता है कि कौन-सी जो है लोकेशन के ऊपर कौन-सी जो है वो इंटरैक्शन आपको जो है वो रिक्वायर्ड है। तो इस तरह से ये सिचुएटेड डिस्प्लेस भी जो है वो यूज़ होते हैं फॉर द सेक ऑफ
आउटपुट। इसी तरह हर्म्स सिचुएटेड डिस्प्ले, ये भी एक एग्जांपल है। इसमें आप देखें कि ये एक ऑफिस डोर के बाहर जो है वो एक स्मॉल डिस्प्ले लगा हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे जो है वो हैंड रिटन नोट्स या जो है आप स्टाइलस यूज़ करते हुए हैंड रिटन नोट्स लिख सकते हैं। या जो ऑफिस ओनर है यहाँ पे जैसे आप स्टिकी नोट्स होते हैं, तो आप वो जो है वेब इंटरफेस के थ्रू यहाँ पे जो है वो स्टिकी नोट्स भी जो हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डिस्प्ले इज़ अ वेरी जेनेरिक एंड वेरी यूज़फुल एंड वेरी टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूव्ड, आई मस्ट से, जो है वो आपके लिए अब जो है ना इम्प्रूव्ड वर्जन जो हैं वो डिस्प्ले के जो हैं वो डिवाइसेस के सामने आ रहे हैं, जिस एरा में हम लोग इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं। देन देयर इज एन अदर कॉन्सेप्ट डिजिटल पेपर, ठीक है? जैसे अभी ये इमेज में भी आपको नजर आ रहा है, नीचे ये एक डिजिटल पेपर की तरह का एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है इसके ऊपर जो है ना एक स्टाइलस से जो है आप लिख रहे होते हैं। और इसमें जो है वो थिन फ्लेक्सिबल शीट्स होती हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिकली जो है ना आप अपने नोट्स जो हैं वो मेंशन कर रहे होते हैं। और इसमें ये होता है कि ये ना रिटेन रहता है इसके ऊपर, ये नहीं कि अगर आपकी ये आपने पावर इसकी जो है वो ख़त्म हो गई तो ये आपका नोट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, नहीं, इसके ऊपर रिटेन रहता है ये। और इसका काम किस तरह ये करता है कि इसमें जो है ना वो सफियर्स होते हैं, कलर सफियर्स, यानी कि एक साइड उनकी जो है वो ब्लैंक होती है और एक साइड जो है वो कलर्ड होती है। अब होता क्या है कि जब भी स्टाइलस से स्ट्रोक लगता है ना पेपर के ऊपर, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो है मैं स्क्रीन के ऊपर कुछ यूं लाइन लगाऊंगी, तो क्या होता है, जिस जिस एरिया पे स्ट्रोक होता है ना, जिस इस एरिया पे उसको प्रेशर फील होता है, वो क्या होता है कि ये देखें जैसे ये ब्लू और ये आपको कुछ मस्टर्ड सा कलर नजर आ रहा होगा। जिस जिस एरिया पे स्ट्रोक लगेगा ना वो हिस्सा जो है ना वो डार्क ब्लू होता जाएगा या ब्लैक होता जाएगा। इससे क्या होगा, इससे नजर आना शुरू हो जाएगा कि कुछ क्रिएशन हो रही है। और जहाँ पे वो कलर उसका जो है वो नॉर्मल ये मस्टर्ड या वाइट रहेगा, इसका क्या मतलब है कि वो वाला एरिया के ऊपर कुछ लिखा नहीं गया। तो जहाँ जहाँ स्ट्रोक्स लगते हैं, जो डेवलपमेंट एरिया और जो डेवलपिंग एरिया होता है, वहाँ पे जो है वो सफियर्स का जो कंट्रास्ट है वो चेंज होता है, जिससे पता चलता है कि जी अब ये कुछ जो है ना लिख लिया गया है यहाँ पे। ये देखें एनिमेशन में भी नजर आ रहा था। अब आते हैं हम वर्चुअल रियलिटी एंड 3D इंटरेक्शन। वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ वर्चुअल रियलिटी, ठीक है? व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी, वील डिस्कस पोजिशनिंग इन 3D स्पेस, मूविंग, ग्रास्पिंग, सीइंग 3D हेलमेट्स एंड केव्स, VR केव्स एंड VR ग्लव्स, ये सारी टेक्नोलॉजी के ऊपर अभी हम डिस्कशन करेंगे अपनी। Virtual reality basically is actually what it is use of a computer technology to create a simulated environment. आपको पता है सिमुलेशन क्या होती है? It's not actual, but it's an illusion of being an actual. तो वर्चुअल रियलिटी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आप एक इल्यूजन इन्वायरमेंट जो है ना वो क्रिएट कर रहे होते हैं। Unlike traditional user interfaces, VR places the user inside an experience. जितने user interfaces जितने आप अभी नॉर्मल आप कंप्यूटर के साथ कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, या आप जो है वो जो भी आप मोबाइल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जितनी भी डिवाइसेस के साथ, तो वो एक जो है वो ट्रेडिशनल है कि आप यूजर जो है ना उसको देख रहे हैं। मगर जो VR के अंदर है वो यूजर एक्सपीरियंस कर रहा होता है इनसाइड। उसे ऐसे लग रहा होता है जैसे मैं उस इन्वायरमेंट का जो है ना मैं पार्ट हूँ। तो ये आपने शायद वो मोशन राइड और इसमें आपने ये कॉन्सेप्ट शायद आपने जो है ना उसको फील किया हो। इसी तरह जो 3D ग्लासेस आप मूवीज देखने जाते हैं, 3D मूवीज, उसके अंदर वो आपको ग्लासेस दे देते हैं तो आपको ऐसे लगता है जब आप रियलिटी में 3D में चीजें जो है ना वो मूव कर रही हैं। मगर वर्चुअल रियलिटी में आप ऐसे फील कर रहे होते हैं कि आप उस इन्वायरमेंट के अंदर हैं। Instead of viewing a screen in front of them, users are immersed and able to interact with 3D worlds. ठीक है, ये नहीं कि जस्ट आप स्क्रीन को देख रहे हैं, वो यूजर को ऐसी फीलिंग आती है कि आप एक 3D दुनिया का पार्ट हैं। और ये अक्सर गेम्स में ये जो है काफी जो है ना ये वाली टेक्नोलॉजी जो है वो यूज हो रही है। बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन होती है कि आप जो है ना वो आपको ऐसी फीलिंग आ रही होती है जैसे आप खुद उसका पार्ट हैं। जैसे ये अब देखें, ये बंदे क्रिकेट खेल रहे हैं, वो स्ट्रोक्स लगा रहे हैं, वो असल स्क्रीन पे भी स्ट्रोक्स लग रहे हैं। तो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल रियलिटी। अब पोजीशनिंग इन 3D, ये इनकी मैंने जो है ना एट द एंड वीडियोस मैंने रखी हैं जिससे आपको पता चलेगा ओरिजिनली कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे कॉकपिट एंड वर्चुअल कंट्रोल, इसमें क्या होता है कि ये जो आपके पायलट्स होते हैं ना, ये जो एविएशन के जो लोग होते हैं, अब ऐसे तो नहीं होता कि जूनियर पायलट्स को फटाफट ही वो जो है ना वो प्लेन्स में बिठा देते हैं। और प्लेन्स आपको पता है इतने इतने महंगे, उनके ऊपर इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट हुई होती है, ऐसे थोड़ी अपना कोई प्लेन तबाह कराएगा। तो क्या होता है कि ये ना बकायदा बकायदा एक इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ होता है, वर्चुअल किस्म का इन्वायरमेंट, जिसमें बकायदा असली नॉब्स होते हैं, असली कंट्रोल्स होते हैं, असली व्हील्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही होती है जैसे असली असली चीजें हैं। तो क्या होता है, आप उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं, जहाज आपको लगता है कि
अच्छा अब जहाज़ मुड़ गया है, अच्छा जी अब ये दुश्मन आ गया, यहाँ से आपने फायर करना है, वो बाकायदा कहीं आप गलती करें तो आपको जर्क लगता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वीडियो ये इनको देखा हो, जो मोशन वाली गाड़ियाँ होती हैं, आप अगर वो चला रहे हो तो अक्सर कहीं कहीं आपने किसी को आपने हिट किया तो आपको झटका लगता है बाकायदा। तो वो इसी तरह आपके ना एक वर्चुअल कंट्रोल्स के थ्रू, वर्चुअल एनवायरनमेंट के थ्रू एक इल्यूजन, एक असल क्रिएट करने की कोशिश की गई होती है कि ऐसे फीलिंग आए कि जैसे असल है मगर वो असल होता नहीं है, बट इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट 3D एनवायरनमेंट। इसी तरह 3D माउस, ये इन सब की वीडियोज़ हैं, आप देखिएगा, यू विल एन्जॉय। 3D माउस में भी ऐसे ही होता है कि वो बाकायदा 6 डिग्री मूवमेंट होती है उसमें, एक्स, वाई, ज़ेड प्लस पिच, रोल, यॉ, ठीक है? पिच, रोल, यॉ का क्या कॉन्सेप्ट है मैं अगली स्लाइड में आपको बताती हूँ। ये वाला माउस तो जस्ट ऊपर, नीचे, आगे, पीछे आपको कर रहा होता है ना, आपको मूवमेंट दे रहा होता है। 3D माउस आपको रोलिंग की, मूवमेंट की, टॉप की, बॉटम की, हर 3D एंगल में आपको जो है ना, हर तरह की मूवमेंट जो है ना आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। इसी तरह जो डेटा ग्लोव है, फाइबर ऑप्टिक्स यूज्ड टू डिटेक्ट फिंगर पोजीशंस, बाकायदा आपके ऐसा ये ग्लोव होता है कि आप इसको अगर आप मूव करें तो आपको स्क्रीन पे जो है ना अपने हाथ की मूवमेंट से जो है ना वो चीज़ें इनपुट होती हुई जो है ना वो फील होती हैं। इसकी भी जो है ना मैंने एक वीडियो रखी है कि वो बंदा जो है वो इसको 3D ग्लव से जो है वो प्रेस करता है तो स्क्रीन के ऊपर हार्ट है, तो वैसे उसको फील आ रहा था वो 3D जो ग्लव है उससे हार्ट को प्रेस कर रहा है और हार्ट जो है ना वो प्रेस होके तो ब्लड जो है ना उससे पंप हो रहा है। तो वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो इज़ लिंक जो है वो मैंने उसका प्रोवाइड किया हुआ है। वीआर हेलमेट, वही जैसे अभी आपको ये देखें, आपने वीआर हेलमेट पहन ली है और आपको जो है ना वो जैसे आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे मतलब कह रहे हैं कि आप एक वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर हैं, आप सर ऊपर करेंगे, आप ऊपर आसमान को देख सकते हैं, नीचे ज़मीन को देख सकते हैं, आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप उसी एनवायरनमेंट का जो है वो पार्ट हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं, आप इसको देखेंगे तो आपको मज़ीद जो है ना वो कॉन्सेप्ट जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, मज़ीद आपको जो रियलिस्टिकली आपको ये फ़ील होगा। जैसे अभी मैं पिच योर रोल की मैं एग्जांपल अभी आपको दे रही थी। पिच योर रोल वही है कि जैसे फॉर एग्जांपल पिच मीन्स कि जैसे आप जो है ना ऊपर नीचे जहाज़ ऊपर-नीचे जैसे आप कर रहे हो, ऐसी इन डायरेक्शंस को पिच योर एंड रोल कह रहे हैं कि 3D माउस मूवमेंट में जो बात हो रही थी ना, ये पिच योर रोल कि अगर आप इसको ऊपर-नीचे करते हैं तो ऊपर-नीचे होगा जहाज़। रोल है तो पूरा रोल होता हुआ आपको फ़ील होगा। ये माउस में आप नॉर्मल माउस में आप ये नहीं कर सकते। एंड जो आपका यॉ है उसमें राइट लेफ्ट इधर-उधर वो 3D मूवमेंट यानी कि पूरी मूवमेंट आप जो है ना किसी भी ऑब्जेक्ट की उस 3D माउस के थ्रू आप उसको उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ 3D डिस्प्लेज़ हैं जैसे वर्चुअल डेस्कटॉप, ठीक है? इसकी भी एग्ज़ाम्पल मैंने रखी है उसके ऊपर यूट्यूब पे आप देखिएगा वर्चुअल डेस्कटॉप कि आपने इसी तरह ये जो पीछे हेलमेट सा जो था ये आया हुआ है, जो वीआर हेलमेट है ये आपने लगाया है, ठीक है? आपने इस तरह की डेडिकेटेड ग्लासेस लगाई हैं, तो आपको जो है ना वो ऐसे लगेगा कि आप खुद उसके जो है ना डेस्कटॉप को आप दूर कर लें, आप डेस्कटॉप को करीब कर लें, डेस्कटॉप के मेन्यूज़ के अंदर आप चले जाएँ, तो वो आपको ना सारा बड़ा 3D किस्म का एनवायरनमेंट, वो इफ़ेक्ट्स और मोशंस आपको जो है ना वो फ़ील हो रहे होते हैं। आप उसका डेस्कटॉप चेंज करें तो आप जो है ना आप उसके साइड वाले एनवायरनमेंट बदल सकते हैं, कि साइड वाले एनवायरनमेंट में आप कुछ भी लगा लें, कोई फ़ील्ड लगा लें, कोई सनसेट लगा लें, कोई ओशन लगा लें, तो आपको वो ऐसे लगेगा कि आप बाकायदा वो समंदर में हैं। तो इसी तरह ये जो आपके हैं वीआर हेलमेट्स हैं, ये आपको जो है ना, ये स्कोपिक किस्म का जो विज़न है, स्टीरियोस्कोपिक किस्म का विज़न जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसी तरह जो वीआर हेडसेट्स हैं, वर्चुअल रियलिटी के जो हेडसेट्स हैं, जो आप पहन के आप जो है ना उसको एक्सपीरियंस करते हैं वर्चुअल रियलिटी को, इसमें क्या होता है कि हर आई के लिए ना छोटे-छोटे टीवी स्क्रीन्स लगे होते हैं। तो वो क्या है, वो आपको जो है ना वो बड़ा क्लियर एंगल और आपको 3D इफेक्ट्स जो है ना हर आई के लिए एक टीवी होता है और जिससे ना वो आपको जो है वो इल्यूजन दे रहे होते हैं, आपको 3D इफेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं रियलिटी का। इसकी भी वीडियोज़ हैं, तो आप देखिएगा, आपको यू विल एन्जॉय। बट अब जितनी भी टेक्नोलॉजी है, प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है हर चीज़ का अप्स एंड डाउन्स, कुछ ना कुछ मसले मसाइल भी होते हैं। अब जैसे ये बच्ची जो बंदी बनी हुई है यहाँ पे, ये वॉमिट कर रही है, तो होता क्या है कि इसमें जो है ना, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है मोशन सिकनेस का, कि ये जो इतनी रियल मूवमेंट हो रही होती है, इतनी क्विक मूवमेंट हो रही होती है एक वर्चुअल उसमें, अक्सर लोग इसमें जो है ना वो नौसिया फील कर रहे होते हैं, चक्कर आ रहे होते हैं, क्योंकि आई एंगल फोकस बड़ा क्विकली जो है ना वो मूव कर रहा होता है, बड़ा क्विकली चेंज हो रहा होता है। तो वो उसकी वजह से जो है ना वो आपकी जो है ना थोड़ी-सी ना सिकनेस भी बाज़ लोग कर रहे होते हैं। तो
मैंने पढ़ रही थी कि उसमें भी काफ़ी सारे उसके जो है ना टिप्स हैं कि आप जो है ना उस मोशन सिकनेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कि बहुत फ्रीक्वेंट फटाफट मूव ना करें, उससे क्या है चक्कर आते हैं, आप जो है ना आपका दिल घबराता है, तो थोड़ा कामली उसको जो है ना वो यूज़ करें। आप ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं मगर उसको जो है ना थोड़ा हौसले से सिम्युलेटर्स एंड वीआर केव्स, ठीक है? सिम्युलेटर्स का तो वही कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे बिल्कुल फीलिंग वही कि जैसे एविएशंस में आपको फीलिंग आ रही होती है जैसे आप कॉकपिट में बैठे हुए हैं, आपके सामने जो है ना पूरा कंट्रोल है, आप जैसे असली में जहाज़ जो है ना उड़ा रहे हैं। शायद आपने ये देखा हो कि ये वाली चीज़ मुझे थोड़ी-सी वहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस की थी ये सेंटोरस में ये जो फन लैंड है कि पता नहीं क्या नाम है, जहाँ पे वो बच्चों का पूरा उन्होंने जो है ना वो गेम्स वाला पूरा एरिया है, वहाँ पे राइड्स वगैरह रखी हुई हैं। वहाँ पे जो है ना उन्होंने एक वो एक हेलीकॉप्टर का उन्होंने जो है ना वो इल्यूजन वहाँ पे बनाया हुआ है कि अंदर जाओ और आपको ऐसे लगता है कि आप हेलीकॉप्टर के अंदर हैं और वो आगे-पीछे जो है ना वो जहाज़ उड़ रहे हैं और आपको ऐसे लगता है कि जैसे आप जो है ना असली में जो है ना आप जहाज़ उड़ा रहे हैं, वो एक हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। और जो वीआर केव्स का कॉन्सेप्ट है इसमें मल्टीपल प्रोजेक्टर्स लगा दिए जाते हैं वॉल्स के साथ और आपको जो है ना वैसी फीलिंग आ रही होती है कि आप असली उस एनवायरनमेंट के अंदर जो है ना वो आप जो है ना कम्युनिकेट करें, इंटरैक्ट करें, रियलिस्टिक एनवायरनमेंट जो है ना वो हाइड्रोलिक रैम्स और इस तरह यूज़ करके तो एक रियलिस्टिक एनवायरनमेंट जो है ना वो क्रिएट किया जा रहा होता है, जबकि वो सीन्स जो हैं वो वॉल के ऊपर प्रोजेक्ट किए गए होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फिज़िकल कंट्रोल सेंसर्स एटसेट्रा, ठीक है? जिसमें हमारे पास मल्टीपल चीज़ें आती हैं, मुख्तलिफ डेडिकेटेड किस्म के हमारे पास डिस्प्लेज़ आते हैं, गॉजेज़ आते हैं। तो लेट्स डिस्कस इट। जैसे डेडिकेटेड डिस्प्लेज़ आपने देखा होगा ये जैसे ये डायल गॉजेज़ हैं कि जैसे ये आप देखें कि अगर टायर में हवा चेक करनी हो या जैसे आपने ये जो ब्लड प्रेशर चेक करना हो, उसके लिए जो है एनालॉग किस्म के ये जो है रिप्रेजेंटेशंस के लिए आपके पास ये गॉजेस यूज़ होते हैं। फिर डिजिटल डिस्प्लेज़, एलईडीज़ ये जो आपकी ये छोटे-छोटे डायोड्स होते हैं, ठीक है? इसी तरह हेड अप डिस्प्लेज़ कि आपकी जो गाड़ी है उसका जो आप सामने डिस्प्ले कि आपको जो है ना वो बहुत ज़्यादा नज़र इधर-उधर नहीं करनी पड़ती। आपको बस एक ही जगह पे एक ही तरह से आपको जो है ना वो भी नज़र आ रहा होता है कि जी अभी स्पीड कितनी है और आपको ये भी नज़र आ रहा होता है इसमें पेट्रोल कितना है, गैस कितनी है। व सब जो है ना वो हेड अप उसके ऊपर कि आपको जो है ना इधर-उधर आपके जो ड्राइवर है ना उसकी जो मतलब उसकी जो कंसंट्रेशन है ना वो इधर-उधर ना जाए, ठीक है? तो क्या है कॉकपिट्स में, कार्स में इस तरह से एक डिस्प्ले जो है ना वो आपके सामने ही बना होता है जिस पे आप जो है ना अब पूरा आपकी अटेंशन स्क्रीन पे भी हो और आप ये चीज़ें जो है ना आपकी ज़्यादा तवज्जो जो है ना वो डाइवर्ट भी ना हो। साउंड आउटपुट आपको पता है कि कंप्यूटर में भी इसी तरह ही है कि अगर कोई आप जो है ना एक्सेप्शन आती है तो टों करके एक जो है ना वो आपको साउंड अलर्ट मिलता है, कोई बज़ होता है, व्हिसल होता है, बीप होती है, ठीक है? तो ये आपको साउंड आउटपुट चाहिए होता है। कभी-कभी आप कहते हैं पता ही नहीं चला कि ये जो है ना वो डाउनलोड हो गया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आप इंस्टॉल कर रहे हैं कोई चीज़ और वो नहीं हुई तो आप कह रहे हैं कि हैं यार ये तो पता ही नहीं चला कि कोई एरर आ गई या क्या। तो साउंड के अलर्ट्स भी आपको जो है ना वो अक्सर चाहिए हुए होते हैं कि सम एक्नॉलेजमेंट थ्रू साउंड, ठीक है? जैसे डोर बेल है, कोई इंडिकेशन ऑफ एरर है तो उसका भी एक साउंड, ठीक है? टेलीफ़ोन का की प्रेस, अगर वो टेलीफ़ोन का की प्रेस ना हो, उसकी एक टिक की आवाज़ ना आए या क्लिक की आवाज़ ना आए, जैसे माउस में आप क्लिक करें तो आपको क्लिक की आवाज़ ना आए, तो आपको तसल्ली नहीं होती कि पता नहीं वो चीज़ जो है ना आपकी कम्युनिकेशन हुई भी है कि नहीं, आपकी इनपुट फ़ीड हुई भी है कि नहीं। तो ये जो साउंड आउटपुट्स हैं, ये भी आपको एक्नॉलेजमेंट के लिए जो है ना आपको बहुत इंटरैक्टिव सिस्टम्स के फीडबैक के लिए आपको ऑडिटरी सिग्नल्स जो हैं, ये प्रोवाइड करते हैं। दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन्स। जैसे हमने ह्यूमन्स पढ़े थे ना, ह्यूमन्स की साइकोलॉजी पढ़ी थी। तो ये जो है, ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह जो फिजिकल कंट्रोल्स हैं आपके, कि फिजिकल कंट्रोल्स में आपके पास कुछ टच में होते हैं, स्मूथ बटन्स होते हैं कि आप उनको टच करके स्मूथ बटन जैसे माइक्रो में आप देखें स्मूथ बटन्स होते हैं। बिल्कुल नरम-नरम से बटन होते हैं आपके लिए और उसके बाद अब आप वॉशिंग मशीन्स के देखें, अभी उनमें भी इस तरह के यूज़ हो रहे हैं। वैसे जो पहले नॉर्मल वॉशिंग मशीन्स आती थी, उसमें ये नॉब्स होते थे। फिर ये जो आपके स्विच बोर्ड्स हैं, उसके बटन्स, ठीक है? आपके ये जो हेयर स्ट्रेटनर है या हेयर कर्लर है, उसमें मल्टीपल टाइनी बटन्स, कुछ ब्लास्ट बटन्स। तो क्या है कि ये स्पेशल कंट्रोल्स होते हैं जो कि आपके फिज़िकली आप जो है ना किसी भी डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए आप यूज़ करते हैं। नाउ पेपर प्रिंटिंग एंड स्कैनिंग, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, स्कैनिंग ये सब आपको पता है। ये सब टेक्नोलॉजी आपकी जो है ना डिस्प्ले के अंदर यूज़ होती है। प्रिंटिंग आपको पता है कि प्रिंटिंग किस तरह है, डॉट्स की फॉर्म में जो है ना प्रिंट जो है वो कर रहा होता है
और डिपेंड करता है स्पीड के वो कितने पेजेस पर मिनट जो है ना वो प्रिंट जो है वो कर रहा है। इस पे आप उसकी रेजोल्यूशन और इन सब चीज़ों को आप क्रिटिकली जो है वो एवेलुएट कर रहे होते हैं, उसकी कितनी रेजोल्यूशन है और कितने डॉट्स जो है उसने प्रिंट किए हैं। फिर प्रिंटिंग में आपको पता है कि मल्टीपल टाइप्स के जो हैं वो प्रिंटर्स हैं, डॉट प्रिंटर्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स हैं, इंक जेट हैं, लेज़र जेट्स हैं, शॉप टिल्स हैं, थर्मल प्रिंटर्स हैं। इनकी भी मैंने एक वीडियो रखी है जो बहुत ज़बरदस्त इनको जो है ना वो इनकी पूरी फंक्शनैलिटी को जो है ना वो ब्रीफ कर रहा है कि किस तरह से जो है ना ये सारे काम कर रहे हैं। तो इस जो है ना वीडियो को आपने जो है वो देखना है और इसको समझना है कि ये प्रिंटर्स किस तरह काम करते हैं। नॉर्मली जो घरों में होते थे वो हमारे पास होते थे ये इंक जेट, ठीक है, जिसमें वो कार्टेज डलता होता था। मुझे याद है मेरे पास भी वो एक होता था, एक उसका ब्लैक कार्टेज होता था और एक कलर्ड कार्टेज होता था। तो जब वो खत्म हो जाता था बड़ा दुख होता था और वो काफी महंगा भी पड़ता था। मगर अब तो जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया, लेजर के बाद अब तो थर्मल प्रिंटर्स और काफी इम्प्रूव्ड किस्म की जो है वो टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। फॉन्ट्स के ऊपर बात करते हैं। आपको पता है फॉन्ट, कलर फॉन्ट, टेक्स्ट स्टाइलिंग, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है आपके डिस्प्ले में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर देखें ये डिफरेंट फॉन्ट्स हैं आपके पास, टाइम न्यू रोमन एंड कोरियर फॉन्ट एंड पलेटिनो फॉन्ट, ठीक है। इसी तरह हर फॉन्ट का जो है वो एक साइज होता है। नीचे देखें वो मुख्तलिफ साइजेस बता रहे हैं कि दिस इज 24 पॉइंट, आई एम 18 पॉइंट, दिस इज 14 पॉइंट, 12 पॉइंट, 10 पॉइंट, ठीक है। तो मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स की जो है मुख्तलिफ साइंस होती है और जो है वो बहुत छोटा भी फ़ॉन्ट आपको नज़र नहीं आता और बड़ा फ़ॉन्ट भी जो है वो आपको आइज़ को जो है वो डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट्स की जो है वो बाकायदा एक पीछे जो है वो साइंस होती है जो कि समझने की ज़रूरत है। जैसे अगर पिच की बात की जाए, ठीक है, तो जो हमारा फ़ॉन्ट है, ये जो कह लें कि कोरियर है, इसमें क्या है कि हर करैक्टर की जो है ना वो सेम फिक्स पिच है। जबकि जो आपका टाइम न्यू रोमन है उसमें कुछ करैक्टर की जो है वो ज़्यादा वाइडर है और कुछ जो है वो कम वाइडर है। इसी तरह हर एक जो भी फ़ॉन्ट है उसका अपने जो है वो एक स्ट्रोक्स हैं, अपना उसका जो है वो एक स्टाइल है। अब टेक्स्ट की रीडेबिलिटी, ईज़ी टू रीड जो होते हैं वो लोअर लेवल के केस के जो लेटर्स हैं वो आपके पास जो है ना ईज़ी टू रीड होते हैं। और अपर, वो जैसे हमने पहले ही कहा था कि अपर जो है वो बड़े स्पेशल केसेस में अपर केस यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो कि नॉन वर्ड्स है ना उनको बेटर है कि आप जो है वो मतलब नॉन वर्ड्स का क्या मतलब है, जैसे अब ये फ्लाइट नंबर एक नॉन वर्ड है बट क्या है कि आप इसको इसके थ्रू आप कर सकते हैं। जबकि अगर BA 793 इज़ मोर a better way of representation than small BA 793 in the case of नॉन वर्ड्स, ठीक है। बट वर्ड्स जो हैं, अगर वर्ड्स हैं जो अंडरस्टैंडेबल वर्ड्स हैं, जो कि डिक्शनरी वर्ड्स हैं, वो अगर स्मॉल केस में हो किसी भी डिस्प्ले के ऊपर तो वो ज़्यादा इजीली आप अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। एंड व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, ठीक है। एम ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, कि आप जो भी डिस्प्ले पे दिखाएं वो चीज़ जो है वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, सही है। और कैन ट्राई टू मेक देम सिमिलर बट नेवर क्वाइट द सेम, सो नीड डिफरेंट डिजाइंस, ग्राफिक्स एक्सेट्रा फॉर स्क्रीन एंड प्रिंटिंग। तो क्या है कि आपको जो भी आप स्क्रीन के ऊपर जो भी चीज़ दिखा रहे हैं वो आपने लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली देख के आपने उसको जो है उसका डिसीजन लेना है कि आप क्या चीज़, क्या कोई क्या कॉन्सेप्ट जो है आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को देखते हुए आपने जो है ना अपने फॉन्ट्स का, अपने डिस्प्ले का, अपने पेज का, अपने साइज का, अपने फॉन्ट स्टाइलिंग का, इन सब चीज़ों का जो है आपने ख्याल करना है। स्कैनर्स का आपको पता है, स्कैनर्स जो हैं वो क्यों यूज़ होते हैं। स्कैनर्स वही बात है कि जब आपने किसी पेपर को जो है वो किसी बिट मैप में रिप्रेजेंटेशन में आपने कन्वर्ट करना हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आपने कन्वर्ट करना हो, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप पेपर, अब इसमें भी दो टाइप के स्कैनर्स होते हैं, एक फ्लैट बर्ड होते हैं और एक हैंड हैंडल्ड होते हैं। फ्लैट बर्ड ये वाले होते हैं जो ब्लैक वाले हैं, कि इसके अंदर क्या होता है कि आप पेपर ग्लास प्लेट के ऊपर रखते हैं उसको, फिर आप उसके ढक्कन को बंद करते हैं, नीचे से जो है वो लाइट एक रिफ्लेक्ट होती है और फिर क्या होता है कि वो पेपर जो है उसकी एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट उसका जो है वो इमेज बन जाता है कंप्यूटर स्क्रीन पे। जबकि जो हैंड हेल्ड है उसमें क्या होता है कि आप उस डिवाइस को उस पेपर के ऊपर जो है वो फेरते हैं और उससे जो क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये बात है कि आप इसको क्या करते हैं, इसको फॉर द सेक ऑफ रिट्रीवल, आप डॉक्यूमेंट्स को जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, इमेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको क्या यूज़ करते हैं, स्कैनर।
ये हैं वो इम्पोर्टेंट लिंक्स जो कि 3D माउस को, कॉकटेल वर्चुअल ट्रेनर को, वर्चुअल रियलिटी को, डेटा ग्लोव, वर्चुअल डेस्कटॉप, प्रिंटर्स के जो मैं अभी रेफरेंसेस दे रही थी, उनसे रिलेटेड जो हैं ये इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं। ये प्लीज़ आप देखिएगा, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू विल एंजॉय। और अगर कोई क्वेश्चन कोई हो आपका, तो यू पीपल आर मोस्ट वेलकम। आप लोग मुझसे किसी भी फॉर्मेट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।